हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में जिसमें कि हम एक कुंडली का विश्लेषण करेंगे, लेकिन उसके साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट कंसीडरेशन है, उसको भी ध्यान में रखेंगे। एक स्पेशल दशा जिसे हम कंडीशनल दशा भी कहते हैं, वो कुछ कुंडलियों के अंदर चलती है और उस दशा के प्रभाव के साथ व्यक्ति का जो जीवन है वो किसी रूप में आगे बढ़ते हुए नजर आता है। इसे हम कहते हैं तारा दशा। तारा दशा का जो कंसर्न है वो इस चीज को लेकर है, यदि आपकी कुंडली में चारों केंद्र भरे हुए हों तो ऐसे स्थिति में विमशोत्तरी दशा स्पेशल फॉर्म में तारा दशा के रूप में कार्य करती है। एक बार इसको पहले रीड आउट कर लें। इसके हिसाब से कुछ विद्वानों का ये मानना है कि तारा दशा विमशोत्तरी दशा की एक स्पेशल केस है और इस केस में जो हमारी दशा सिस्टम है उसमें जन्म तारा, संपत तारा और जो दूसरे अदर तारा हैं वो सूर्य, चंद्रमा जैसे ग्रहों के द्वारा रिप्लेस होकर कार्य करते हैं। साथ ही साथ ये दशा सिस्टम का एक स्पेशल जो केस है वो ये है कि जो भी ग्रह केंद्र में सबसे ज्यादा बलवान होगा उसको पहले दशा में आने का मौका मिलेगा। ये एक पहली कंडीशन ध्यान रखिएगा कि जब सारे के सारे केंद्र यानी कि चारों केंद्र यदि भरे हुए हैं तो ऐसे कंडीशन में तारा दशा 100% लगेगी। इस कंडीशन में दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये कि जो भी ग्रह ज्यादा बलवान होगा उसको उस हिसाब से एक के बाद एक क्रमशः वरीयता प्राप्त होगी, प्रायोरिटी प्राप्त होगी। अब कुंडली के ऊपर चलते हैं और इन दो चीजों को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए कार्य करेंगे, जो कि दो कंसिडरेशंस हैं। पहला केंद्र में भरा होना और दूसरा कंसिडरेशन जो है वो है इस बात का कि उनके ऑर्डर्स बताएंगे कि कौन सा प्लेनेट कितना स्ट्रांग है। अब आपके सामने ये कुंडली है और इस कुंडली के अंदर यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि चारों ही केंद्र कहीं ना कहीं भरे हुए हैं। लगन पहला भाव जिसमें राहु की मौजूदगी, चौथा भाव जिसमें स्वराशि में शनिदेव की मौजूदगी, सप्तम भाव शुक्र केतु के साथ मौजूद है और दसम में मंगल मौजूद है। सबसे पहली कंडीशन अगर ध्यान से समझे तो देखिए, फर्स्ट हाउस लॉर्ड को अगर हम देख रहे हैं उसका केंद्र में आना और वो भी दिशा बल लेना लगन को भी मजबूत करता है। उसके साथ साथ चंद्रमा को देखेंगे तो चंद्रमा के जो राशि स्वामी बन रहे हैं शनि, वो भी केंद्र में। पहली कंडीशन में ऐसा लगता था कि लगन कुंडली जो है वो चंद्र कुंडली के ऊपर हावी हो रही होगी, लेकिन जब सारे के सारे ग्रह केंद्र में, या इसका दूसरा फैक्टर एक और ले लीजिए। दूसरा फैक्टर यह है, अगर किसी भी कुंडली के अंदर चार से ज्यादा ग्रह, अगर किसी कुंडली के अंदर चार से ज्यादा ग्रह केंद्र में दिखाई दें तब भी एक चांस होता है कि तारा दशा काम करती है। और इस कुंडली के अंदर कहीं ना कहीं सीधे सीधे राहु केतु 2, शुक्र शनि 2 यानी कि 4 और 1 5 मंगल, इनकी मौजूदगी एक तरफा तारा दशा दिखाएगी। अब कंडीशनल तारा दशा के अंदर जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये कि जो ग्रह जितना बलवान होगा वो पहले दशा प्राप्त करेगा। जीवन के अंदर इस कुंडली के हिसाब से देखें तो शुक्र सबसे ज्यादा अत्यधिक बलवान ग्रह हुआ। शुक्र का इस कुंडली में एक तो 12वें भाव से संबंध है क्योंकि उसका मूल त्रिकोण राशि जो है वो 12th हाउस में आती है और शुक्र 7th हाउस में स्वामी होकर वहीं पे बैठे हुए। 12th हाउस के स्वामी का अत्यधिक बलवान होना दो चीजों को दर्शा सकता है। पहला, या तो 12th हाउस की ऊर्जा जो है उसको बढ़ा देगा। दूसरा, आपके अंदर किसी भी चीज को लेकर सोचने की जो कैपेसिटी होगी वो बहुत ही आगे तक बढ़ने वाली होगी। क्यों? क्योंकि 12वां भाव जो है वो कहीं ना कहीं हमारे साथ हमारे सपनों को भी जोड़ता है। वो कहीं ना कहीं हमें एक दुनिया के बाहर का जो आउटर स्पेस है उससे बाहर तक की चीजों के बारे में सोचने समझने की शक्ति प्रदान करता है। तो शुक्र का सबसे पहले बलवान हो जाना जीवन के अंदर कहीं ना कहीं एक नेचुरल इंट्यूशन पावर देता नजर आएगा। जिन भी कुंडलियों के अंदर ये फॉर्मेशंस 12th हाउस के साथ जुड़ रहे हैं उनकी कल्पना शक्ति कह लीजिए या उनकी दूर तक देखने की एक समझ जीवन के अंदर देखने को मिलती है। तो इंट्यूशन पावर के अंदर दो प्लैनेट्स काम करते हैं। पहला आपका केतु और दूसरा आपका 12th हाउस लॉर्ड। इस कुंडली में सबसे बड़ी चीज जो हुई वो ये कि शुक्र पहले नंबर पे स्ट्रांग, दूसरे नंबर की स्ट्रेंथ खुद केतु को मिली और दोनों ही जाके साथ में बैठ गए। इस वजह से कहीं ना कहीं एक नेचुरल इंट्यूशन
और फिर केतु के द्वारा दी गई इंट्यूशन साथ में मिलकर काम करती नजर आएगी। इसके साथ साथ देखें, एक बार चार्ट्स को ऊपर से रीड आउट करते हैं, कुछ छोटे से फैक्टर्स हैं उनको भी ले लेते हैं। मेजर कंसर्न क्वेश्चन जो था वो मैरिज को लेकर था। तो पहली कंडीशन जो बताऊं वो ये कि किसी भी ग्रह की जब चलने की बात होती है तो प्रभाव जो होता है उससे दशम में बैठे हुए ग्रह या उससे दशम में बैठी हुई राशि को ध्यान में रख के होता है। अब यहाँ पे चारों ही केंद्र भरे हुए हैं। अब इसमें देखिए, जब हम बात करें कि इस कुंडली के अंदर मैरिज के ऊपर यानी कि 7th हाउस के ऊपर अगर हम बात कर रहे हैं तो 7th हाउस से 10th जो कि इस कुंडली में शनिदेव बैठे, इसका मतलब है वैवाहिक जीवन के अंदर शनि का फैक्टर कुछ ना कुछ कार्य करता नजर आता है, जो कि चीजों को इनिशियली डिले करता हुआ नजर आएगा। बहुत सारी कुंडलियां आप लोगों ने देखी होगी दोस्तों, जिसमें शनिदेव चौथे भाव में बैठे हैं और कहीं ना कहीं एक भावात भावम का कंसेप्ट भी लगता है। उसी तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं अपने से दशम में बैठे हुए ग्रह या फिर उनकी राशियों का प्रभाव। तो यहाँ पे मैरिज के कंसिडरेशन में हम बात करें तो पहली चीज ये कि उसमें डिले का फैक्टर अगर नजर आता है तो वो इसलिए कि शनि जो है वो चौथे भाव में बैठे हैं। दूसरा, व्यक्ति का जब स्टेटस यानी कि जब हम बात करेंगे 10th हाउस की, जब हम उसको देखने की कोशिश करेंगे तो वहां से दशम में शुक्र और केतु की मौजूदगी होगी। शुक्र और केतु की मौजूदगी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में यहाँ पे जो 10th हाउस है, प्रोफेशन है, स्टेटस है, उसको दर्शाने का कार्य करेगी। अब जो कंडीशन बनेगी लगन को लेकर उसे समझिएगा, वो अहम होगी। लगन से दशम में कोई भी ग्रह बैठे उसका पूरा प्रभाव सीधे सीधे जीवन के अंदर लगन के ऊपर देखने को मिलता है। जब इस रूल को लेके चलेंगे तो ध्यान रखिएगा, मंगल इस कुंडली के 10th हाउस में बैठे हुए हैं जो कि फर्स्ट हाउस लॉर्ड भी हैं और साथ ही साथ 6th हाउस के लॉर्ड भी हैं। ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं मंगल अपनी राशि को देखकर लगन भाव को बल प्रदान करेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो दशम में ग्रह बैठा हुआ है यानी कि मंगल, वो छठे भाव का भी स्वामी है। इस स्थिति में कोई ना कोई बीमारी नेचुरल कनेक्ट कर जाती है। ठीक है। दूसरी चीज जो आपका था वो ये कि आप जब कभी भी गेहूं को खा रहे हैं वो आप में नहीं पच रहा, तो उसमें दो तीन कंसिडरेशंस देखी जा सकती हैं। पहली चीज, कहीं ना कहीं पंचम भाव के ऊपर राहु और मंगल दोनों का साझा प्रभाव है, जो हमारी पाचन शक्तियां होती हैं उसको प्रभावित करता है। और साथ ही साथ जो सूर्य है उसकी प्लेसमेंट राहु के हवाले नक्षत्र द्वारा होकर अष्टम में होना, तो ये चीजें थोड़ा सा उन चीजों को दर्शाती है कि कोई ऐसी नेचुरल सी चीज है जो बॉडी के अंदर आपको किसी ना किसी तरीके से कंट्रोल रखेंगी इम्यून सिस्टम के अंदर। क्यों? क्योंकि छठे भाव के स्वामी का पूरा प्रभाव कहीं ना कहीं आपके लगन के ऊपर प्रभावित होने वाला था। इसी तरीके से चौथे भाव से अगर हम दशम को देखते हैं तो जहां पे शनिदेव बैठे हैं वहां से दशम में आपको राहुदेव दिखाई देंगे। इसकी वजह से कहीं ना कहीं घर के अंदर के माहौल के अंदर राहु का कोई एक प्रभाव देखने को मिलेगा। अब आ जाइए कि जो दशा चल रही थी वो किस तरह से कार्य कर रही थी। तो जब हमने दशाओं के अंदर जाके कंसिडरेशन को देखा तो 2005 से शनिदेव की दशा कार्य कर रही है। शनिदेव की जो दशा इस कुंडली में काम कर रही है वो चौथे भाव से है, और कारक तत्व प्रभाव को ध्यान में रखते हुए बात करें तो इस बात को हम कहते हैं कि अगर शनि की दशा चल रही है तो किसी प्रकार का दुख या फिर रोग होने के संभावनाएं बरकरार रहती है। जब रोग की बात हो दोस्तों तो ध्यान रखिएगा, बड़े से बड़े ग्रह जो हैं वो 20-20 साल चलेंगे, उनके बीच में कभी कभी किसी किसी को बीमार पड़ना हो सकता है। लेकिन अगर शनि की दशा चल रही है तो जो बीमारी है वो थोड़ी सी लंबी खींच के चलने वाली होती है। तो यहाँ पर तकरीबन 2005 से दशा शुरू हुई शनिदेव की। पहली प्लस पॉइंट ये कि अपनी ही राशि के बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं। बल के हिसाब से अगर हम देखने की कोशिश कर रहे हैं तो तीसरा बलवान ग्रह है यहाँ पे इस कुंडली में शनि। सबसे पहला शुक्र जो कि वैभव को दर्शाता है, जीवन में सारे वैभव सुख देगा। दूसरा केतु जो कि इंट्यूशन को दर्शा रहा है, वो इंट्यूशन देगा। तीसरा शनि जो कि कर्मठ बनाएगा। स्वराशि में बैठने के कारण बहुत ज्यादा बुरे फल करने की स्थिति नहीं रहेगी। लेकिन जो मैंने कहा था दसम, शनि से दसम में राहु है जो कि अपने आप में एक प्रकार से पापी या क्रूर ग्रहों की संज्ञाओं में देखे जाते हैं। इसकी वजह से कहीं ना कहीं शनि के प्रभाव में राहु का प्रभाव मिक्स होना लाजमी होगा। यानी कि अगर हम कहते हैं कि बीमारी ऐसी कंडीशन में हो रही है तो उसको पकड़ने में भी थोड़ा सा वक्त लगना लाजमी होगा।
शनिदेव की दशा जो चल रही है उसके अंदर इस समय की स्थिति को अगर हम बात कर रहे हैं तो जून में जाके केतु की अंतर्दशा कार्य करना शुरू कर चुकी है। अब देखिए शनि खुद में एक कठोर ग्रह है और उसके बाद जब केतु चले तो केतु को इंडिविजुअली मानते हैं हम मोक्ष कारक ग्रहों में से एक। इस स्थिति में शनि में केतु जब कभी भी चलता है किसी भी कुंडली में चल रहा हो वो पीरियड थोड़ा सा प्रॉब्लम्स को दर्शाता है। अब यहाँ पे क्या होगा, केतु जो है वो शुक्र के अधीन होकर कार्य कर रहा है और केतु शनि से बलवान है, क्योंकि मैंने इस बात को तभी कहा ये दशा सिस्टम का स्पेशल केस ये है कि जो सीक्वेंस में जैसे आएंगे वैसे उनका स्ट्रेंथ होगा। तो केतु शनि से बलवान है। केतु का 7th में आके कनेक्ट होना और दशा के अंदर चल पड़ना इस बात को दर्शाने की कोशिश करेगा कि एक तरीके का डिटैचमेंट हो सकता है पार्टनरशिप्स में 7th हाउस के अंदर। लेकिन अच्छी बात सिर्फ ये है कि शुक्र केतु से ज्यादा बलवान है और 7th हाउस लॉर्ड भी है, वो चीजों को संभालने की कोशिश करेगा। अब आपका मेजर कंसर्न क्वेश्चन था वो था मैरिज को लेकर। मैरिज के कंसर्न क्वेश्चन में सबसे पहले देखें नवांश की कुंडली के अंदर फर्स्ट हाउस जो है उसमें मंगल की मौजूदगी है और फर्स्ट हाउस लॉर्ड जो है वो चंद्रमा वो जाके अष्टम में बैठे। ग्रह का अष्टम में बैठ जाना इस बात का दर्शाएगा कि चीजों में डिले होना लाजमी है। दूसरी कंसिडरेशन अगर हम देखें तो यहाँ पे 7th हाउस जो है वो शनिदेव के पास ही है, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले फैक्टर वहां पे भी नजर आता है। अब दशाओं के हिसाब से देखें तो शनि की महादशा जो है वो प्रभाव कर रही है आपके 7th हाउस के ऊपर यहाँ पे, जबकि शनि की महादशा इस कुंडली के अंदर 4th हाउस और चंद्रमा से 2nd हाउस को ही प्रभावित कर रही थी। अंतरदशा के अंदर हम जब देख रहे हैं तो वो है केतु। केतु की जो अंतरदशा है वो लगन कुंडली से देखें तो वो प्रभावित कर रही है आपके 7th हाउस को। लेकिन जब हम D9 नवमांश देख रहे हैं तो वहां पे शनि और केतु के बीच का जो रोल है वो किस तरह से हो गया, षडाष्टक हो गया। षडाष्टक होने की इस स्थिति में पहली कंडीशन कि चीजें जो हैं वो बहुत जल्दी नहीं होंगी। 6-8 होने की वजह से थोड़ा सा संघर्ष इस दशावधि के अंदर देखने को मिल सकता है। यहाँ पे जो 7th हाउस लॉर्ड है लगन कुंडली का वो आपके नवमांश की कुंडली में कहीं ना कहीं अष्टम में जाके बैठा है और फिर शनि की राशि में जाके बैठा है। ये फिर से चीजों में डिले दर्शाने की कोशिश करता है। लेकिन फिर वही एक बात, शुक्र सबसे ज्यादा बलवान है। शनि से 4 घर आगे शुक्र का बैठना वहां पे सुख को दर्शाता था, लेकिन यहाँ पे केतु की जो प्लेसमेंट आ रही है वो थोड़ा सा चीजों में डिले का फैक्टर दर्शाती है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें शनि की महादशा में केतु की जो अंतरदशा है वो ऑलमोस्ट शनि की दशा का आखिरी पड़ाव है और इसके बाद अगली दशा जो मूव करेगी वो होगी राहु के ऊपर। कहीं ना कहीं जो 2024 का मिड हम कह लें या फिर हम ये समझ लें कि जब इस कुंडली के अंदर 2024 में मार्च को क्रॉस करेंगे तब जाके गुरु और शुक्र जैसे ग्रहों का प्रभाव देखने को मिलेगा। लगन कुंडली से अगर कोशिश करें तो केतु और शुक्र का प्रभाव, गुरु की दृष्टि, ये 3 फैक्टर्स सपोर्टिवली काम कर रहे हैं। यहाँ पर भी इस अवधि के अंदर कहीं ना कहीं एक माइन्यूट सी सही लेकिन पॉजिटिविटी की संभावना पूर्ण रूप से बनती हुई नजर आती हैं। यानी कि एक फैक्टर में जो लेके चल रहा हूं वो ये कि 2024 का जो ऑलमोस्ट मार्च के बाद का ड्यूरेशन है वहां पे जाके कुछ स्पीड अप इन चीजों में होगी, क्योंकि इसके बाद जो अगली दशा बनने वाली है वो दशा 2024 से शुरू होगी जो कि पूरी तरीके से फर्स्ट हाउस को प्रभावित करके कार्य करती हुई नजर आती है। और साथ ही साथ इसका जो प्रभाव होगा जब हम नवमांश को देखते हैं तो नवमांश में देखिए इस दशा का जो प्रभाव होगा वो प्रभाव सीधे सीधे वेल्थ के साथ जुड़कर होगा। शुक्र और चंद्रमा की मौजूदगी यहाँ से हम दशम में देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो सुख है उन चीजों को शुक्र की दशाएं या चंद्रमा की दशाएं कंप्लीट करेंगी। केतु की दशा जब कभी भी आपके ऊपर चलती हुई नजर आएगी वो थोड़ा सा आपको अकेलेपन की तरफ खींचेगी नवांशा से, ठीक है। शनि की दशा जब चली तो शनि की दशा का जो प्रभाव था उसका फैक्टर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। तो ये जो कंसिडरेशंस हैं उन सारी चीजों को ध्यान में अगर रखते हैं तो इस लिहाज से राहु की दशा जो स्टार्ट होगी वो इस तरीके से कुछ परिणाम देगी कि आपको आपकी जो एक इमेज है, आपका फर्स्ट हाउस, उसको बढ़ाने की कोशिश करेगी, आपकी पर्सनैलिटी को फैलाने की कोशिश करेगी। एक प्रश्न और था आपका कि आप बाहर जा पाएंगे, तो राहु की दशा में
चंद्रमा या बुध जैसे ग्रहों का प्रभाव जो है वो आपको विदेशों तक ले जाने में सामर्थ्य रखते हैं। कहीं ना कहीं वेल्थ मेकिंग्स जो होंगी उसको पूरी तरीके से राहु अपनी दशा के अंदर कराने की कोशिश करेगा, क्योंकि राहु का जो संबंध है वो कहीं ना कहीं बुध ज्येष्ठा नक्षत्र के साथ था, और बुध अष्टम के साथ साथ यानी अचानक के तत्व के साथ साथ लाभ भाव के 11th हाउस के स्वामी भी हैं। इस कारण से ये कंडीशन बनती हुई नजर आने वाली है जीवन के अंदर। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि स्पेशल कंडीशन दशाओं को यूज करना तब होगा जब कुछ कुंडली के अंदर स्पेशल सिचुएशंस बरकरार होंगी। अन्यथा हम जब इन चीजों को नॉर्मल दशा सिस्टम से रीड करने जाएंगे तो वहां पर चुनौतियां काफी ज्यादा खड़ी हो जाया करती हैं। धन्यवाद।